हे गाइस, स्वागत है आप सभी का रामाइस में। मेरा नेम है रचा। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए, आज हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट है भारत और इसकी आबादी। इसके बारे में देखेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसे जो है वो आप अपने जो है वो भारतीय समाज वाला जो आपका टॉपिक आता है मेंस में, उससे कवर कर सकते हैं डायरेक्टली। जो है आप जब सिलेबस देखेंगे या आपने देखा होगा तो उसमें नोटिस किया होगा कि पॉपुलेशन वाला टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, जिसको आपको पढ़ना है। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले भारत और इसकी आबादी में ये चर्चा का कारण क्यों है। तो आज थोड़ा सा जो है वो एनर्जी लो है, कोशिश करिएगा कि बियर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं चर्चा का कारण क्या है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अप्रैल 2023 में बात कही जा रही है, क्योंकि आने वाला टाइम पीरियड है उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.3 अरब के साथ भारत की आबादी जो है वो चीन की आबादी से भी ज़्यादा हो सकती है। तो वैसे तो इंडिया किसी चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर नहीं रहा है, बट हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया जो है कहा जा रहा है कि 2023 पर फर्स्ट हो जाएगा। अभी पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड होगा, क्योंकि 2023 में ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है जब चीन जो है वो अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें पूरी की पूरी जो है वो गिरावट दर्ज कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न्स है इन बदलावों के कारणों की अगर हम बात करें तो इन बदलावों में पहला जो बदलाव हमें दिख रहा है वो दिख रहा है मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में चेंजेस। अब कैसे? तो मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता क्या होती है ये आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस जो हैं आपके उसमें पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपके सोशल इशू के टीचर और सोसाइटी के टीचर भी एक्सप्लेन करेंगे। आपके देवी सर जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे मृत्यु दर क्या होती है, प्रजनन क्षमता क्या होती है। तो अगर इन सभी चीज़ों को आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो राम IAS पे हमारा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, तो डाउनलोड करना है आपको राम IAS ऐप एंड वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कैसे? अशोधित मृत्यु दर देखने को मिल रही है। अब अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर में अगर हम देखें तो हर साल लगभग जो है 1000 आबादी में जो है वो मरने वालों की संख्या है, जबकि ये जो है 1950 में चीन के लिए ये जो नंबर था वो था 23.2% और इंडिया के लिए ये जो रेट था वो था 22.2%। बट आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो चाइना की CDR है वो 1974 में 9.5 तक पहुंची थी, बट जबकि इंडिया में जो 1994 की वैल्यू बताएं तो 9 पॉइंट जो है वो 8 थी। तो इसमें जो है वो हमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअल में एक डेटा है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में है वो है जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा। अब एक्चुअल में जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा ये क्या है? तो एक अगर हम और उसमें ग्राफ की बात करते हैं तो जन्म के साथ जो है वो जीवन मृत्यु प्रत्याशा जो टाइम पीरियड जो जुड़ा हुआ है तो 1950 और 1920 के बीच में अगर हम देखते हैं तो जो चीन की जीवन के समय जो जीवन प्रत्याशा रेट थी वो 47 पॉइंट से बढ़कर 78.1 हो गई थी, जबकि इंडिया की जो रेट था वो 41.7 से बढ़कर जो है वो 70.1 हो गई थी। अब इसमें इंडिया की कुल प्रजनन दर की बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो TFR है वो कितना है, तो ये काफ़ी सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। 1950 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 1950 में जो है वो चीन के लिए प्रति महिला पर जो है वो कुल बच्चों की औसत संख्या जो थी वो 5.8 थी और इंडिया के लिए जो दर था वो 5.7 था। भारत का जो TFR है वो 1992 से 1993 में 3.4 गिर गया था, वहीं 2019 से 2021 में जो है ये ओनली 2 हो गया था। ये एक्चुअल में जो है वो एक डेटा है जिसे आप जनरली याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्चुअल में TFR में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट कैसे देखने को मिल रही है, तो TFR में जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, गिरावट तो हो रही है बट उसके बाद भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हमें
कहीं ना कहीं डिक्रीज होते दिख रहा है, बट फिर भी हमें जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो डी ग्रोथ के लिए जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, इसको प्रतिस्थापन स्तर जो है उसे नीचे रहने की ज़रूरत होती है, जो कि इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड इसमें ये भी, इसके कारण जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उसमें भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो फाइनल जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देंगी ये चीज़ें। चीन का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, पहली बार 1991 में जो प्रतिस्थापन स्तर था वो नीचे देखा गया था, और इंडिया में लगभग जो है ये 30 इयर्स पहले जो है वो इसमें चेंजेस देखने को मिले थे। तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर सकते हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें जो है प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स को जानते हैं फिर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप सभी को जो है वो पता ही है कि जो ग्रह वगैरह हैं उनमें भी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक इंडिया जो है अपनी आबादी को भोजन, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार नहीं प्रोवाइड करवाता है, तब तक अगर हम ग्रहों पर भी, प्लैनेट्स पर भी सोच रहे हैं लाइफ की सस्टेनेबिलिटी की, तो लाइफ सस्टेन तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया में ही जो लोगों की बेसिक नीड्स है वो ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया में जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम जो है वो वाटर प्रॉब्लम है। वाटर की शॉर्टेज जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, एंड गर्मियों में जो है ये एक आम समस्या बन जाती है। उसके अलावा जो है इंडिया के सामने एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है न्यू रोजगार, न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करना, क्योंकि 2020 में अगर हम बात करते हैं तो 15 से 64 इयर्स के जो कामकाजी लोग थे उसमें से लगभग 900 मिलियन लोग जो हैं शामिल थे, जिसमें अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ओनली जो है वो 67% लोगों के पास ही एम्प्लॉयमेंट था, एंड और लोगों, यानी इसमें जो अप्रॉक्स 23 लोग बचते हैं उनके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं था। एंड ये कहा जा रहा है कि 2030 तक इसमें से ये जो नंबर है वो 100 मिलियन तक और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इसे सिर्फ हम प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देख सकते हैं, एक इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं? एक्चुअली में हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो यूएनएससी का जो है वो एक स्थायी मेंबर बन सकता है। अब इंडिया जो है वो यूएनएससी का स्थायी मेंबर कैसे बन सकता है? तो अगर उसकी बात करें कि क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे न्यू जो आबादी होगी उसके इंडेक्सेस आ जाएंगे, एंड उसी के बेसिस पे इंडिया जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी एक स्टेबल सीट की डिमांड कर सकता है, और उस 2030 तक हम मान के चल रहे हैं यूएनएससी में जो है ये इंडिया जो है वो कैपेबल भी हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो है भू राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं वो भी बदल जाएंगी, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो नई नई जो है वो शक्तियां उभर रही हैं, एंड पुरानी शक्तियां जैसे रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इनके साथ साथ जो है ये तो ऑलरेडी पहले से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, बट उसमें इंडिया भी जो है वो अपनी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़त बना रहा है। एंड एक अवसर के रूप में, दूसरा अवसर के रूप में हम ये देख सकते हैं कि राजकोषीय जो दायित्व हैं उन राजकोषीय दायित्वों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। कैसे वृद्धि देखने को मिल रही है? जो वित्तीय संसाधन वगैरह है उन वित्तीय संसाधनों को जो है वो बच्चों के खर्च पर भी लगाया जा सकता है, एंड और भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया में एक बेहतरीन उसके रूप में हो सकता है। साथ ही इंडिया में जो है वो शिक्षा में भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो इसमें क्या ऐसा माना जा रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने की उम्मीदें हैं, एंड अगर ये जो सारी चीज़ें अगर फुलफिल होती हैं तो डेफिनेटली एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम जो है वो बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो इसे हम जो है सिर्फ एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं, अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं, बट ये जो प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली इनको भी कंसीडर करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन प्रॉब्लम्स को कंसीडर नहीं किया गया तो जो आने वाले भविष्य में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। तो अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, ये किस तरीके से हो सकता है। तो अंबेडकर के लोकतांत्रिक अगर उसकी बात करते हैं तो एक्चुअल में सबसे पहले चर्चा का कारण ये इस वजह से बना हुआ है क्योंकि कई सारे जो है वो अध्ययन किए गए हैं। उन अध्ययनों में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी एक जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, उस डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में मुख्य रूप से सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया और आर्थिक जो उनके दर्शन दिए गए हैं उसके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों का परीक्षण किया गया है एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें एक्चुअल में ये जानना होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जगह दी गई थी। तो उसमें जो पहले फैक्टर को जगह दी गई थी वो थी नैतिकता की, यानी कि नैतिकता जो है वो मेंटेन की जानी चाहिए। अब नैतिकता कैसे मेंटेन की जानी चाहिए, आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अपने लास्ट टाइम पीरियड में जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये जो नैतिकता वाली बातें हैं वो बुद्ध और उनके धर्म में जो है वो उनके बारे में बताती है, क्योंकि कैसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो लोकतंत्र को इस चीज़ में एक पहलू के रूप में देखते थे। वो ये बताते थे कि जो मानव है वो मानव अस्तित्व के हर एक पहलू को जो है वो प्रभावित करती है। बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए, इन सभी ने डेमोक्रेसी में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सभी के, बुद्ध के, कबीर के, महात्मा ज्योतिबा फुले के जो दर्शन रहे हैं वो भी बुद्ध से कहीं ना कहीं जो है वो मैच खाते हैं और इन सभी के अकॉर्डिंग समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के स्तंभ तो है ही एंड उसके साथ ही साथ हमें जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को नैतिक रूपों में देखा जाना चाहिए। सभी को जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दूसरा स्तंभ ये क्या देते हैं, दूसरा स्तंभ देते हैं जाति व्यवस्था में नैतिकता का उपयोग किया जाना चाहिए। इंडिया में अगर हम देखें कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड अंबेडकर की जो जाति व्यवस्था है उसमें हिंदू सामाजिक व्यवस्था, धर्म की प्रकृति, भारतीय इतिहास के बारे में सभी चीज़ों के जो नज़रिए हैं उनके बारे में वो डेफिनेटली बताते हैं। अगर अंबेडकर की बात करते हैं तो अंबेडकर ने जो है वो लोकतंत्र पर हाशिए की पहुंच चुके समुदायों पर जो है वो अपने विचारों को रखा। इसी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अंबेडकर के उसमें सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से जो अंबेडकर है, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी जो है बहुत सारी बातें की हैं एंड जो व्यक्तिवाद और बंधुत्व की जो भावना है वो कही गई है कि व्यक्तिवाद एंड जो बंधुत्व की भावना है उसको जो है वो संतुलित करके रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो व्यक्तिवाद के जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचक थे और ये ऐसा इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था एंड बौद्ध धर्म जो है वो सभी की यूनिटी की बात करता है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो ये विशेषताएं हैं, क्योंकि ऐसी विशेषताएं जो है सामाजिक व्यवस्था है उन सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने में संयुक्त रूप से संलग्न होने में विफल रही हैं। इसी तरीके से उनका ये एक्चुअल में मानना था कि सामंजस्यपूर्ण अगर हम समाज चाहते हैं तो उसमें जो व्यक्तिवाद और बंधुत्व है इन दोनों के मध्य जो है वो संतुलित होना चाहिए और अगर ये संतुलन होता है तभी बेहतरीन ढंग से एक सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। तो ये एक्चुअल में हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।